डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइएगा, जो सिफारिशात अभी तक सामने आई हैं हमारे, आप इनको किस तरह से रिव्यू कर रहे हैं? और जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल एतराज़ उठा रही है, कितना वजन है उसमें? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये एक उसी तरह का पॉलिसी रिवर्सल है जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। हम पहले एक पॉलिसी लेते हैं और फिर उसके बाद उसको वापस ले लेते हैं। 2024-25 के बजट में एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आई थी इस सेक्टर के ऊपर, जिस पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हुई थी, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो, जैसे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रही है, एक आपकी इनफॉर्मल इकानमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है। तो बहुत ज़्यादा जो पार्किंग है मनी की, वो वहाँ रहती है और जो डायरेक्टली हर्ट करती है आपकी दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को और उनके इंसेंटिव्स को। तो उस सिलसिले में मुझे लगता है कि जो आपका जो सवाल है कि ये फ़ायदा है या नुकसान है, हम इसको दो तरह से देख सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट इससे फ़ायदा क्या लेना चाह रही है। मेरा ख्याल दो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के जहन में, कि एक तो ये है कि चूंकि ये अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी थी, तो शायद टैक्स रेट बढ़ाने से वो जो टैक्स को बढ़ाना था, ये टैक्स कलेक्शंस को बढ़ाना था, वो शायद उस तरह से पूरा नहीं हुआ, चूंकि अनडॉक्यूमेंटेड है, कोई आपके पास डेटा नहीं है। दूसरे नंबर पर मुझे लगता है ट्रांजैक्शंस कम हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा है कि ओवरऑल जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस थी वो शायद इस पॉलिसी के बाद कम हुई है। एक और जो चीज़ मुझे लगता है गवर्नमेंट के जहन में शायद ये है कि ये एक बड़ा अहम सेक्टर है आपके जीडीपी ग्रोथ रेट को बड़ी जल्दी से अप लेके जाने में, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने में। तो मुझे लगता है जो डाउनवर्ड रिवीजन हो रही हैं ग्रोथ रेट के अंदर, तो शायद गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भी कंपेंसेट करना चाह रही है। ये दो फायदे हैं जो इस वक्त देख रहे हैं। तो मुझे लगता है शॉर्ट रन में शायद ये फायदा तो गवर्नमेंट को होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में है ये इकोनॉमी के लिए ओवरऑल नुकसानदेह है। ये डिसइंसेंटिवाइज करता है आपके बाकी टैक्स पेयर्स को कि वो क्यों टैक्स दें, फिर सारी की सारी मनी इसमें पार्क हो जाती है। इसी तरह ये बेतमादी होगी हमारी पॉलिसी के ऊपर, अगेन जो पहले से है कि आप एक पॉलिसी लेके आते हैं फिर आप उसको वापस ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसको जो है वो अपनी पॉलिसीज को, जो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की थी, उनको जारी रखना चाहिए। हाँ, इसका जो तीसरा एंगल है कि अगर कहीं कोई टैक्स एनामलीज हैं, कहीं अगर कोई डबल टैक्सेशन हो रही है, डुप्लीकेशन टैक्सेशन हो रही है, तो उसको दुरुस्त जरूर किया जाए। बट ओवरऑल गवर्नमेंट को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम अगेन उस सेक्टर को, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से टैक्स किया था, हम उससे स्टेप बैक कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिसीज को उससे वापस ले रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में शायद गवर्नमेंट को वो फायदा हासिल हो जाए जो वो अचीव करना चाह रही है, बट लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी के लिए और ओवरऑल जो इकोनॉमिक पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए ये नुकसानदेह होगी। अमार, आपकी इसके ऊपर क्या एनालिसिस है? क्या ऐसा हो सकता है कि हुकूमत जो अचीव करना चाह रही है वो इंसेंटिवाइज करके अचीव भी कर ले, लेकिन इससे इकोनॉमी को भी लॉन्ग टर्म हिट ना पड़े? नहीं जी, देखें, बिल्कुल साजिद साहब की बात से मैं फुल्ली अग्री करूंगा कि लॉन्ग टर्म में तो इससे बिल्कुल हिट पड़ेगी, इवन शॉर्ट टर्म में ही पड़ेगी। होता क्या है कि जो कैपिटल होता है, जो भी सरमाया होता है, उसको आप दो तीन चीज़ों में लगा सकते हैं। या तो आप उससे कोई ऐसा काम कर लें जिससे किसी ना किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन हो, कोई चीज़ आप पैदा कर सकें। रियल एस्टेट में कुछ पैदा नहीं कर रहे होते, वही जो फाइलें होती हैं, वही जो लैंड होता है, वही आगे पीछे हो रहा होता है। उसी सरमाए को आप ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जिससे कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई चीज़ बन नहीं रही है, कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अभी भी जो हमें चाहिए, हमें ऐसी सरमायाकारी चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकें। तो अगर हम फिर वही ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जिससे रियल स्टेट में ही पैसा जाने लगे और वहीं पे जो है इम्पोर्टेड स्टील या मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू जो है थोड़ी बहुत हमें ग्रोथ ले आए, तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जो पहले की जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिस चीज़ों की बात कर रहे थे, वो रिफॉर्म बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। 6 महीने, साल, 2 साल के लिए एक ग्रोथ स्पर्ट आएगा, फिर एकदम से क्रैश हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी सरमाया है वो हम एक्चुअली लगाएं ऐसी जगह पे जहां से एक्सपोर्ट हो या कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, हम कोई चीज़ पैदा कर सकें, बजाय इसके कि हम उसी ज़मीन को आगे पीछे घुमाने में पैसा बनाते रहें। अमार, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मुतबादिल क्या हो सकता है या एक बेहतर पॉलिसी क्या हो सकती थी, अगर हुकूमत चाहती भी है कि एक तरह से डॉक्यूमेंट भी हो जाए, थोड़ा सा बूस्ट भी मिल जाए इकोनॉमी को? बहुत आसान चीज़ है कि अगर इस तरह, जिस तरह कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए तक जो है आपसे पूछा नहीं जाएगा किसी भी चीज़ का, कि वेरिफिकेशन नहीं होगी सोर्स ऑफ इनकम क्या है क्या नहीं है। इसी चीज़ तरह आप दूसरी सरमायाकारी में भी कर सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाह रहा है, अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना चाह रहा है, आप उनको अलाउ कर दें। सिर्फ ये रियल स्टेट में ही मौत क्यों अवेलेबल है? हमें ये चाहिए दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी, उस चीज़ को आसान करें बजाय जे उसमें मुश्किल करें।
अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, आप उससे बोलते हैं नई इंडस्ट्री लगा रहे हो, उसका टैक्स रेट कम कर देंगे। क्यों रियल एस्टेट में ही टैक्स रेट क्यों कम करें, किसी सरमायाकारी में या किसी प्रोडक्शन के काम में टैक्स रेट कम क्यों ना? तो जो चीज़ आप रियल एस्टेट में करना चाह रहे हैं वही चीज़ आप दूसरी इंडस्ट्रीज में करेंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या कोई प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो, तो उसमें ज़्यादा फायदा हो सकता है बजाय ऐसे कि हम सब रियल एस्टेट में करें। साजिद साहब, आपकी क्या तजवीज़ है इस सिलसिले में? क्या बेहतर पॉलिसी हो सकती है? जी, मेरा ख्याल है पहली तो बेहतर पॉलिसी किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का असूल है कि वो फेयरनेस के असूल पे हो, वो इक्वल असूल पे हो कि तमाम सेक्टर्स को आप इक्वली सही करें, उनको इक्वली ट्रीट करें उसके अंदर। दूसरे नंबर पे मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर दुरुस्त करने की ज़रूरत है टैक्सेशन पॉलिसी में, मसलन आप अगर कोई फाइल भी खरीदते हैं सिर्फ, तो आप पे टैक्स लागू हो जाता है, बैलेटिंग नहीं हुई होती, आपको प्लॉट नहीं मिला होता, बट आपके ऊपर एक वो टैक्स जो है वो लागू हो जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मैसेज है गवर्नमेंट का वो बिल्कुल यही होना चाहिए कि हम डॉक्यूमेंट करेंगे, हमारी जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है वो रहेगी, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी फिर आप उसको टैक्स को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनको भी फिर ये अंदाजा होगा कि अगर इन्होंने रियल एस्टेट से वापस ले लिया है तो फिर हम क्यों टैक्स दें, जहां पे 45% टैक्स तक की जो एक अप्रोच है। फाइनली मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट के लिए एक लेसन है इसके अंदर, और जो हम हमेशा से बात करते आए हैं, हमारे यहाँ या तो कोई पॉलिसी होती है या नहीं होती है, या कोई टैक्स होता है या तो बिल्कुल नहीं होता, या फिर हम 45% पे चले जाते हैं यकदम। तो वो जो एक ग्रेजुएशन का प्रोसेस है, वो जो एक सस्टेनेबल मॉडल है टैक्सेशन का, हमें शायद उसकी तरफ भी अडॉप्ट करना होगा। एक लॉन्ग टर्म हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए। बट ओवरऑल इस वक्त जो है, नंबर 1 गवर्नमेंट को ये टैक्स पॉलिसी रखनी चाहिए, अगर एनोमलीज हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए, बट ओवरऑल मैसेज ये नहीं होना चाहिए कि हम दोबारा से एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को वापस लेके एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, ताकि हम कुछ टैक्सेस को रेवेन्यूज को बढ़ा सकें और कुछ पॉइंट ग्रोथ में ऐड कर सकें, ताकि एक अच्छा ग्रोथ नंबर जो है वो हमें मिल सके। अच्छा, एक पंजाब में भी हमने देखा है टास्क फोर्स बनी है और अनडेवलप्ड लैंड से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा इकदाम हो रहे हैं। अम्मार, आपका क्या ख्याल है, क्या विफाकी हुकूमत भी यही सोच लेकर चल रही है कि किसी तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए हाउसिंग को, लोगों को, और वो जो अनडेवलप्ड लैंड का अनटैप्ड सेक्टर है इस वक्त, उसको ज़रा हाईलाइट करने के लिए ये सारे इकदाम लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। देखें, उसमें मकसद क्या है? असल मकसद है कि क्या हाउसिंग हम क्रिएट करें और उससे हाउसिंग सस्ती हो, लोगों के लिए ज्यादा घर अवेलेबल हो। दैट इज अ सेपरेट पॉलिसी डिसीजन। जो हमारे यहाँ ज्यादातर काम होता है वो ये होता है कि जी लैंड पार्सल मिल जाते हैं और उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। दो अलग अलग चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन इज सेपरेट, लैंड ट्रेडिंग या उसकी डेवलपमेंट जो है दैट इज सेपरेट। कंस्ट्रक्शन में फिर भी एक हद तक जो उसका थोड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि लोगों को जो है घर मिलता है, एक रोजगार लगता है, एक वो चीज शुरू होती है, तो वो उसकी एक बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी होती है। यहाँ पे जो पॉलिसी अनलॉक की बात हो रही है वो लैंड ट्रेडिंग की पॉलिसी की बात हो रही है कि जी लैंड की जो ट्रेड है उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो FED है, उस पर जो विद होल्डिंग टैक्स है, उसकी जो है वो एडजस्टमेंट हो जाए, वो कम हो जाए, ताकि उसमें जो ट्रेड है वो ज्यादा होना शुरू हो जाए। तो वो तो वही वाली बात है कि अगर सरमाया है आपका, अगर एक सरमाया जो है एक जमीन से दूसरी जमीन की कीमत में जा रहा है, तो उससे मुल्क का या किसी और का फायदा नहीं हो रहा, कोई चीज प्रोड्यूस नहीं, ना ही कोई नौकरी जनरेट हो रही है। ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए कि जी क्या आउटपुट हो रहा है, क्या कितनी नौकरियां उससे जनरेट हो रही है, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसमें तीनों में से कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या इस चीज को फैसिलिटेट करने से इकॉनमी का क्या फायदा है फिर? अच्छा, साजिद साहब ये बताइएगा, क्या हुकूमत की बैक ऑफ द माइंड ये भी थिंकिंग हो सकती है कि अगर हम थोड़ा सा इसको इंसेंटिवाइज करेंगे, जितना काला धन या इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो शायद इस तरफ रागिब हों और वो आके इन्वेस्ट करें और कहीं ना कहीं उनको डॉक्यूमेंट करने का चांस मिल जाए? आई नो अ फार शॉट, बट क्या ऐसा हो सकता है? अलीना, दो पॉइंट्स। इससे पहले एक, मुझे लगता है कि चूंकि हमने अभी रियल एस्टेट सेक्टर को नया टैक्स करना शुरू किया है, तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट शायद कंफ्यूज कर रही होती है आपकी जो लैंड्स हैं, जो रियल एस्टेट और जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को इसके लिए शायद 2 सबसेट ऑफ पॉलिसीज लाना पड़ेंगी, कि जो आपकी लैंड परचेज और उसके लिए एक अलहदा से है, और आपकी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो किसी भी इकानमी में बड़ी अहमियत का अमल होता है, बड़ी हद तक वो बैकबोन होता है और बहुत ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशंस होती हैं। 30-40 के करीब सेक्टर्स उससे जुड़े होते हैं। आपका सीमेंट है, स्टील है, लेबर है, पेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए अगर हमें कोई इंसेंटिवाइज करना है तो हमें ज़रूर उसको करना चाहिए, क्योंकि उसका एक बड़ा लार्जर कंट्रीब्यूशन होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका सवाल था कि डॉक्यूमेंटेशन थ्रू जो हम ये देते हैं, एग्जेम्पशंस देते हैं, जो स्कीम्स, ये हमने बहुत दे के देखी हैं।
हर गवर्नमेंट जो है वो एमनेस्टी लेके आती है, हमने बहुत सारी एमनेस्टीज को फेल होते देखा है। तो मुझे लगता है कि इससे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एमनेस्टीज हमेशा फेल हुई हैं और एमनेस्टीज ने एक्चुअली हमें हर्ट किया है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन को हर्ट किया है 2 वजहों से। हमने एसडीपीआई में एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि किन मुल्कों में एमनेस्टीज पास हुई हैं, बेहतर हुई हैं, इफेक्टिव हुई हैं। 2 कंडीशंस थी उसकी बुनियादी तौर पे। एक तो रेट्स बहुत हाई थे, हमारे यहाँ उसका अपोजिट होता है कि लो रेट आप रखते हैं ताकि लोग आ जाएं, जो कि एक्चुअली सिग्नल देता है कि गवर्नमेंट फेल हो रही है मुझे डॉक्यूमेंट करने में। तो इसलिए अब ये मेरे रहमो करम पे आ गई है कि देखिए हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वो एक्चुअली इनकरेज करता है आपको टैक्स नेट में ना आने के लिए। तो पहला तो ये था कि जो टैक्स रेट्स थे वो बहुत हाई थे एमनेस्टी पे, आप इंडोनेशिया की मिसाल ले लें या बाकी और भी ले लें। जो दूसरा बड़ा फैक्टर था, जो रिपीटेड एमनेस्टीज हैं, हर आने वाली एमनेस्टी ने पहले वाली एमनेस्टी से बुरा किरदार अदा किया है, अंडर परफॉर्म किया है, और बल्कि उल्टा इनकरेज किया है टैक्स एवेजन्स को, टैक्स नेट में ना आने को, और डॉक्यूमेंटेशन को हर्ट किया है बुरी तरह से। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट के ज़हन में कहीं ये ऑब्जेक्टिव है भी तो ये फेल नहीं होगा। बट आई विल रीआइट्रेट कि मेरी अपनी एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त जो हुआ है, एक तो हमारे रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ रहा है, बहुत ज्यादा है, कुछ 468 बिलियन के करीब का टैक्स शॉर्टफॉल है इस वक्त तक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जो है वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, नेगेटिव लो ग्रोथ में है, और जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है वो भी रिवाइज हुआ है डाउनवर्ड। अगर आप देखें IMF वगैरह ने, वर्ल्ड बैंक ने, ये सारी चीजें हैं मुझे लग रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट का जो विजन है वो 2025 के जब नए बजट तक जाने तक जो है वो ग्रोथ रेट को थोड़ा सा सस्टेन करना है, जिसकी वजह से ये पॉलिसीज आ रही हैं जो इन द लॉन्गर टर्म आपको हर्ट करेंगी। अच्छा अमर, 2 सवाल हैं। इसका कोई भी गवर्नमेंट का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। अमर, कोई और तरीका या कोई और तजवीज़ आपकी है कि हुकूमत अपनी जो गोल्स हैं, अपनी जो ये डेफिसिट है उसको पूरा कर ले, इस तरह के इकदाम लिए बगैर? देखें, इसमें फिर वो ये कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव अगर ये है टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना, तो वो इस तरह शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता। इस तरह बहुत ही, जैसे साजिद साहब ने बोला कि वो मतलब कुछ ना कुछ करके आपने एमनेस्टी दे दी, हाई टैक्स रेट कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत आ जाएगा, मगर वो लॉन्ग टर्म आपके लिए नुकसानदेह होगा। और एक और मैं आई विल से कि एमनेस्टी इसलिए नहीं चलती क्योंकि जब आप हर 2 साल 3 साल बाद कोई ना कोई एमनेस्टी आती है तो आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी होती है कि ये चीज आती रहेगी, तो जिसको आज नहीं करना होता वो अगले 2 साल का वेट कर लेता है। तो इसी तरह तो जो एक स्पिरिट होती है उस चीज की, वो कंप्लीटली लूज आउट हो जाती है। जहां तक तजवीज की बात थी, हाई ग्रोथ रेट अगर चाहिए, ग्रोथ रेट हमें किस तरह चाहिए? अभी जो हमारा ग्रोथ आती है इकोनॉमी की, कंजम्पशन के थ्रू आती है। हम बहुत सारा कंज्यूम करते हैं और वो कंजम्पशन जो है लार्जली इंपोर्टेड चीजों की होती है। हमें ग्रोथ चाहिए इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ, यानी कि सरमायाकारी और सरमायाकारी से ग्रोथ हो, और वो सरमायाकारी ऐसी चीजों में होनी चाहिए जिससे कुछ ना कुछ हम पैदा कर रहे हो, कुछ पैदावार हो। तो हाँ, ये चीजें अगर एमनेस्टी देनी है तो आप शायद किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर गए, इंडस्ट्रियल एमनेस्टी हो कि जी आपने कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगा ले, कोई नहीं पूछेगा, उससे फायदा तो होगा, नौकरियां तो जनरेट होंगी। यहाँ पे जो एमनेस्टी के पैसे देते हैं हम रियल एस्टेट और इस टाइप की चीजों के लिए देते हैं। इस चीज को अवॉइड करके कुछ ऐसा करें जिससे एक्चुअली कोई पैदावार बढ़े। तो अगर इफ देयर इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी डन, इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए अगर कोई टैक्स ब्रेक्स हो या कोई इस किस्म का जिसे वो कहा जाए कि एमनेस्टी हो, वो कंसिडर करना चाहिए बजाय इसके कि रियल एस्टेट के लिए। अच्छा हमारे ये भी हमें ज़रा बताइएगा, IMF क्योंकि उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस भी दी थी और बार्स भी सेट की थी, क्या अगर हम इस तरह के कोई इंसेंटिव देते हैं जैसे अब रियल एस्टेट के लिए देने जा रहे हैं, तो प्रोग्राम के ऊपर कोई असर पड़ेगा या वहाँ से कुछ मजीद हार्शनेस आ सकती है? ये बहुत डिफिकल्ट होगा टू पुश थ्रू द IMF, क्योंकि अगर ये करेंगे, क्योंकि इसमें भी IMF का भी ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ आप किस तरह अटेन करें। ग्रोथ आप उन्हीं चीज़ों पे कर रहे हैं जिससे पहले कभी ग्रोथ पहले नहीं आई है या उससे, और ग्रे इकोनॉमी जो एक्सरसाइज बढ़ा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट होगी पुश करना।